हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं जीएसटी और जीएसटी में आज हम चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ, दैट इज अ कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट से थम्स अप भेज दीजिए जो भी स्टूडेंट लाइव आए हुए हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको जो वीडियो क्वालिटी है, जो ऑडियो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें। तो जल्दी से फटाफट थम्स अप भेज दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो कंपोजिशन स्कीम होती है अंडर जीएसटी, ये क्या होती है, इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। एग्जाम में इसके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। देखो, जीएसटी की जो कंपोजिशन स्कीम है, इसको समझने से पहले आपको नॉर्मल जो कोई भी बिजनेस जीएसटी के रिटर्न फाइल करता है, तो उसे क्या जीएसटी, कैसे जीएसटी पे करना होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो स्कीम क्या है, वो समझते हैं। उसके बाद हम कंपोजिशन स्कीम समझेंगे ना, तो कंपोजिशन स्कीम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए, सभी स्टूडेंट्स के जो थम्स अप है वो आ गए हैं। सो नॉर्मल जो जीएसटी है, पहले उसको समझते हैं। बहुत इजी है। वैसे लेक्चर नंबर जो फर्स्ट था हमारा, ओवरऑल जो मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने ये कैलकुलेट करना भी सिखाया था, फिर भी बता देता हूं। आपको पता है, जैसे ये है एक बिजनेस, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहां से गुड्स परचेज किया इसने इससे, ठीक है। मान लेते हैं मिस्टर ए से। तो मिस्टर ए जो है उससे गुड्स परचेज किया, क्या किया, परचेज। तो मिस्टर ए से जो गुड्स परचेज किया, उसकी पीपी यानी कि परचेज प्राइस जो है वो है 1000 रुपए, और उसके ऊपर इसने जीएसटी पे किया है, मान लेते हैं 18%, तो ये हो जाएगा 180। और यहां पर 1180 रुपए जो है मिस्टर बी ने पे किए, किसको, बिजनेस ने पे किए, किसको, मिस्टर ए को, ठीक है। तो यहां पर इस बिजनेस ने मिस्टर ए को 1180 रुपए पे किए हैं। मिस्टर ए क्या करेगा, 1000 रुपए अपने पास में रख लेगा और 180 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो मैंने बोला था यहां पर हमारा ये जो बिजनेस है, इसको ये गुड्स 1180 रुपए में पड़ा है, जिसमें से 180 रुपए के इसने टैक्स पे कर दिया है, जीएसटी, और 1000 रुपए का इसको कॉस्ट पड़ा है। ओके जी। अब ये जो जीएसटी होता है, इसको मैंने बोला था, ये इसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या है, इनपुट जीएसटी। ओके जी। अब ये बिजनेसमैन जो है क्या करता है, उस गुड्स इसके पास में आ गया 1000 रुपए का, ठीक है, उस पे 180 रुपए इसने जीएसटी पे किया है। इस गुड्स पे कुछ ये काम करता है, इसमें कुछ वैल्यू ऐड करता है, इसका रूप परिवर्तित करता है, और ये इसी गुड्स को आगे सेल कर देता है, मान लेते हैं मिस्टर एक्स को, ठीक है। और सेल करता है, ये सेलिंग प्राइस रखता है, एसपी रखता है उसकी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, 2000। तो 2000 रुपए तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन मिस्टर एक्स से केवल सेलिंग प्राइस नहीं लेगा, इसके ऊपर ये जीएसटी भी वसूलेगा उसको, क्योंकि इसको गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। और सेल्स पे जो जीएसटी होती है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी या आउटपुट टैक्स, ठीक है। ये मान लेते हैं 18% है, तो 2000 का 18% कितना हो जाएगा, 2000 का, देखो 1000 रुपए का तो 18% 180 रुपए होता है, ठीक है। 2000 का 18% हो जाएगा आपका 300 कुछ रुपए, और ये हो गए 360 रुपए। तो 360 रुपए जीएसटी के, तो ये हो गए 2360 रुपए। तो यहां पर जो ये मिस्टर एक्स है, ये 2360 रुपए किसको देगा, बी को। अब 2360 रुपए में ये बिजनेस जो है, ये क्या करेगा, 2000 रुपए तो अपने रख देगा, और 360 रुपए इसे गवर्नमेंट को जमा कराने होंगे, हाँ। बट यहां पर इसने इस गुड्स को कंज्यूम नहीं किया है, कंज्यूम इसने किया है। इस वजह से इसको अपनी जेब से एक भी रुपया टैक्स का नहीं देना होगा। 360 रुपए ये पूरे टैक्स के जमा नहीं कराएगा, क्योंकि ये बोलेगा भी 180 रुपए तो मैंने पहले ही करवा दिए थे। ओके जी। तो इसमें हम जो जीएसटी पेमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, वो कैसे करते हैं, आउटपुट टैक्स लेस कर दो, उसमें इनपुट टैक्स बोलो या इनपुट क्रेडिट बोलो। तो इसके पास जीएसटी का कितना रुपए आया, 360 रुपए, ओके। बट ये 360 जमा नहीं कराएगा, ये बोलेगा जब मैंने ये गुड्स परचेज किया, तो मेरी जेब से 180 रुपए जीएसटी के मैंने पहले ही जमा करा दिए थे। तो वो 180 रुपए की क्या मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगी। इसको इनपुट क्रेडिट बोलते हैं। जीएसटी के मामले में ये इनपुट क्रेडिट नाम की जो चीज है, बहुत पॉपुलर है। तो अब इसको फाइनल जो पेमेंट करना होगा, वो 360 में से 180 लेस कर दो, तो 180 रुपए पेमेंट करने होंगे। तो नॉर्मल इस तरीके से कैलकुलेट होता है। लेकिन अभी जो कंपोजिशन स्कीम हम पढ़ रहे हैं,
उसके अंदर यह बोला जाता है कि आपको इनपुट टैक्स की क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, आपको 18% जीएसटी भी नहीं पे करना है। इस बिजनेस को बोला जाएगा तुम्हारी जो सेल है। लेकिन ये कंपोजिशन स्कीम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती है, किसके लिए अवेलेबल होती है वो आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इसके अंदर मोटा मोटी ये होता है, कंपोजिशन के अंदर क्या होता है, जो आपकी टोटल सेल्स होती है ना, जैसे सेल कितनी थी 2000 रुपए की, उसका कुछ परसेंट 1% 2% कुछ जो है आपको टैक्स जमा कराना है। तो 2000 का फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, 1% हो गया 20 रुपए, तो 20 रुपए आपको टैक्स पे करना है। इसमें आपको इनपुट क्रेडिट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी। ओके जी, दैट इज कंपोजिशन स्कीम। आइए मैं आपको यहां पर अच्छे से और पढ़ाता हूं हमारे प्यारे नोट्स के अंदर, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो ये देखिए जीएसटी क्या है। जीएसटी उन बिजनेसेस के लिए है जो अभी नए नए स्टार्ट हुए या स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम देता है। द जीएसटी कंपोजिशन स्कीम इज ए सिंप्लीफाइड टैक्स मैकेनिज्म, मतलब टैक्स मैकेनिज्म को और सिंपल किया गया, डिजाइन फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया। जो स्मॉल बिजनेसेस है या स्मॉल स्टार्टअप्स है या स्टार्टअप्स है, उनके लिए ये जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लाई गई है। इट एम टू रिड्यूस द compliance burden by offering lower fixed tax rate and minimal पेपर वर्क। देखो इतने सारे फायदे दिए गए हैं। एक तो कंप्लायंसेस कम कर दी जाएगी, जैसे नॉर्मल जीएसटी के अंदर मंथली रिटर्न फाइल करना होता है, कंपोजिशन के अंदर आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, 3 महीने में एक बार। इसमें फिक्स टैक्स रेट लगती है और वो बहुत कम होती है, पेपर वर्क भी बहुत कम होता है। ओके जी, इंस्टेड ऑफ पेइंग जीएसटी ऑन एवरी इंडिविजुअल इनवॉइस एंड फाइलिंग मल्टीपल मंथली रिटर्न, एलिजिबल टैक्स पेयर पे अ फिक्स परसेंटेज ऑफ देयर टोटल टर्नओवर एज अ टैक्स। जो मैंने अभी आपको समझाया वो यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं भैया ये जो स्कीम है किसके लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, टर्नओवर लिमिट्स क्या है इसकी। तो देखिए, टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम योर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मस्ट बी विद इन द फॉलोइंग लिमिट। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है तो आपका जो टर्नओवर है, यानी कि जो आपकी सेल्स है या फिर सर्विस, सर्विस का भी आ जाएगा, सर्विस या सेल जो है वो कितनी होनी चाहिए। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या फिर आपका ट्रेडर है, यानी कि बना बनाया गुड्स लेते हो और आगे बेच देते हो, तो उस केस में आपका जो सेल्स है, आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ रुपए तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि ऐसी किराने की दुकानें जिनका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ रुपए पूरे साल का, फाइनेंशियल ईयर बोला है, देखो यार बता दूं मैं आपको, ये देखो याद है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, प्रीसीडिंग पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टोटल टर्नओवर, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप ट्रेडिंग करते हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर ये जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडर्स जो है, यानी कि जो गुड्स से रिलेटेड बेचते हैं गुड्स, उनको 75 लाख भी किया गया है। ये है नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड जैसे राज्य। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो गुड्स नहीं बेचते हैं, उनके लिए लिमिट 50 लाख रुपए तक रखी गई है। तो अगर जैसे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, आपको कोर्सेज सेल करता हूं, अगर यहां पर मैं अगर क्या यहां एलिजिबल हूंगा, तो डिपेंड करता है पिछले साल अगर मैंने जो कोर्सेज सेल किए वो 50 लाख रुपए से कम किए हैं, तो फिर मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। अदरवाइज मुझे नॉर्मल जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, उस पर जो जीएसटी रेट होगी वो हाई होगी, और बट इनपुट क्रेडिट मुझे मिलेगी। बट यहां पर जीएसटी रेट बहुत कम होती है और यहां पर कंप्लायंसेस भी कम होती है। हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर द स्कीम, इन्होंने साफ बता दिया भाई किसको ये जीएसटी स्कीम नहीं मिलेगी। एक तो जो ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं आते, 1.5 करोड़ से ज्यादा का आपका सेल्स है, 75 लाख रुपए से ज्यादा की आपकी जो है, सॉरी 50 लाख रुपए से ज्यादा की आपकी जो है सर्विस सेल है, तो उस केस के अंदर आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम आपको नहीं मिलेगी। ओके, इसके अलावा ऐसे मैन्युफैक्चरर जो आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इनको जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, उससे बाहर रखा गया है।
बिजनेस जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, सेलिंग आउटसाइड देयर होम स्टेट, जैसे राजस्थान वाला राजस्थान में ही बेच सकता है तो कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। अगर राजस्थान वाला हरियाणा में गुड सेल कर रहा है, सर्विस सेल कर रहा है, तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ओके जी, इस हिसाब से तो हमें भी नहीं मिलेगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जैसे जो अमेजन फ्लिपकार्ट से गुड्स बेचते हैं उनको भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स जो होते हैं, यानी कि कभी कभी टैक्स फाइल करते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स जो होते हैं, इनको भी जीएसटी स्कीम नहीं मिलती है। सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स जैसे कि अल्कोहल वगैरह जिसपे भी जीएसटी लगता ही नहीं है, तो उस केस के अंदर भी कंपोजिशन स्कीम आपको नहीं मिलेगी। एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स क्या है, किस रेट से जीएसटी हमको कैलकुलेट करनी है, तो जो टर्नओवर होता है उसके ऊपर कैलकुलेट होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस है आपका, और आप अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं, आपकी जो सेल्स है वो 1.5 करोड़ रुपए से कम है, तो उस केस के अंदर आपको टोटल 1% टोटल सेल्स का जीएसटी देना होता है। इसमें 0.5% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 0.5% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर रेस्टोरेंट है तो फिर ये 2.5 करके 5% हो जाता है, और अदर सर्विस प्रोवाइडर है तो ये 6% हो जाता है। तो सर्विस प्रोवाइडर पर 6% लगता है, और हमारा जो मैन्युफैक्चरर है उसको 1%, और रेस्टोरेंट वगैरह है तो 5%। ओके जी, तो ये रेट याद रखना। ऊपर जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। ओके जी, की रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस भी है जो मैं पहले समझा चुका हूं कुछ। चूजिंग द कंपोजिशन स्कीम कम्स विथ स्पेसिफिक ऑपरेशनल हैंडकप्स दैट यू मस्ट कंसिडर। वो क्या है? नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने पहले बोला अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर आपने टैक्स पे किया है किसी गुड्स को परचेज करने में तो उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। फिर तो आपको टोटल सेल्स का 1% या 3% या 5% जो है वो पे करना पड़ेगा। ओके, कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम चार्जिंग जीएसटी टू योर कस्टमर। आप अपने, ऐसा नहीं है कि आप अपने कस्टमर से 18% जीएसटी चार्ज कर रहे हैं और फिर 1% पे कर रहे हैं, नहीं, आपको कस्टमर से जीएसटी लेना ही नहीं है। इसलिए मैंने एक एग्जांपल के अंदर 2000 रुपए पे 1% लगाया था। ओके जी, ठीक है। The tax amount of 1%, 5%, 6% must be paid out of your own pocket। मतलब 1% जो भी जीएसटी लग रहा है ना, वो भी आपको ही देना है, कस्टमर से चार्ज नहीं करना है। ओके जी, नेक्स्ट, बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। आपको टैक्स इनवॉइस चाहिए नहीं क्योंकि आप टैक्स वसूल ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको बस बिल ऑफ सप्लाई बिल मिल जाए वही बढ़िया है, उसी से आपका काम हो जाएगा। मैंडेटरी सिग्नेचर, यानी यू मस्ट मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस, साइन बोर्ड एट योर प्लेस ऑफ बिजनेस एंड ऑन एवरी बिल ऑफ सप्लाई। आपको ये सब जगह शो करना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं। हो सकता है आपसे कोई गुड्स परचेज करके आगे उसकी क्रेडिट लेना चाहे, वो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आप जो है किसी से टैक्स चार्ज करते ही नहीं है। आप सेल्स करेंगे टैक्स चार्ज ही नहीं करेंगे, आप टैक्स लेंगे ही नहीं, टैक्स इनवॉइस ही नहीं दे सकते आप। तो आपको ये सबको बताना पड़ेगा कि आप इस स्कीम के अंदर आते हैं। रिवर्स चार्ज, इफ यू परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर और आइटम अंडर आरसीएम, यू मस्ट पे टैक्स स्टैंडर्ड रेट, नॉट द कंपोजिट रेट। आरसीएम हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि आरसीएम में क्या होता है, जो रिसिपिएंट होता है उसको टैक्स पे करना होता है। तो अगर आप किसी से कोई गुड्स या सर्विस रिसिप्ट कर रहे हैं, सप्लाई रिसिप्ट कर रहे हैं, और अगर आप वहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा तो आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड रेट से करना पड़ेगा, वहां पर कंपोजिशंस का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके जी, कंप्लायंसेस एंड रिटर्न्स, इसका भी बेनिफिट मिलता है। कंप्लायंसेस कम हो जाती है, बर्डन लाइटर हो जाता है। रेगुलर स्कीम की कंपैरिजन, क्वार्टरली पेमेंट आपको करना होता है। यू पे टैक्स एवरी क्वार्टर बाय 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। मतलब आपका क्वार्टर खत्म हो गया, जैसे अप्रैल मई जून, तो जून खत्म हो गया तो 18 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करना होता है। एंड आपको केवल क्वार्टरली देखे तो आपको टोटल 4 रिटर्न ही फाइल करने होंगे क्वार्टर वाले, और एक एनुअल, तो टोटल 5 रिटर्न फाइल करने होंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल में जाएंगे तो हर महीने रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो 12 और 13 रिटर्न हो सकते हैं। ओके जी, ठीक। एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। यू ओनली नीड टू फाइल 1 कंसोलिडेटेड रिटर्न पर ईयर ड्यू बाय अप्रैल 30th ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है, वो देख लीजिए। देखो,
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस कंपोजिशन स्कीम की एडवांटेजेस क्या है? लेस पेपर वर्क है यहां पर, है ना, फीवर रिटर्न एंड रिकॉर्ड्स। यहां क्या है डिसएडवांटेज? लिमिटेड टेरिटरी, आप अपनी स्टेट से बाहर नहीं बेच सकते, वरना फिर आपको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। लोअर टैक्स लायबिलिटी, फिक्स स्मॉल परसेंटेज, यहां पर बिल्कुल परसेंटेज स्मॉल होता है, लेकिन आपको अपने ओन पैकेट से भरना पड़ता है, जेब से भरना पड़ता है। बट यहां पर डिसएडवांटेज ये है कि आपको आईटी नहीं मिलती और खुद की जेब से आपको पैसा देना पड़ेगा, जिससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम की एडवांटेज है हाई लिक्विडिटी, लोअर टैक्स रेट मींस मोर कैश एंड हैंड, आपको गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बी टू बी डिसएडवांटेजेस भी होती है, क्योंकि कई सारे लोग आपसे गुड्स परचेज ही नहीं करेंगे अगर उनको पता चला कि आप टैक्स इनवॉइस नहीं दे रहे, तो वो फिर आगे इनपुट ही नहीं ले पाएंगे। ओके जी। ये स्कीम कैसे ऑप्ट करनी होती है? तो इसके लिए आपको अपना पिछले फाइनेंशियल ईयर जो है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपको ट्रेडिंग पीएनएल बताना पड़ेगा, सेल्स बतानी पड़ेगी, और उसके बाद में अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो फिर आप इस स्कीम के अंदर जा सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़े। हाँ जी, आज तो इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे आगे न्यू चैप्टर। ठीक है, ओके जी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।